पहले हो चुका है। ये क्लियर है? ये क्या दिखाने की कोशिश किया गया, सही पोजीशन है या गलत है, राइट और रॉन्ग, बट समझने के लिए। इक्वल डे नाइट कब होगा? अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, बताओ इंडिया में सबसे बड़ा दिन किस दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? हैं? आप बताना, इंडिया में सबसे छोटी रात कब कर सकते हैं? श्योर? 23 सितंबर, वही इक्विनॉक्स हो गया है। ये अलग अलग कंडीशन, ये सेम पिक्चर दिखा रहा है किस तरह से पृथ्वी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे था, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आके रुकेगा, इक्वेटर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर यहाँ पे इक्वेटर पे। समझ में आया इस तरह से कुछ? ऑलवेज टिल्टेड। आगे बढ़ो। ये अलग अलग स्टेजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है सितंबर में, जून में, मार्च, दिसंबर, ऑलरेडी लिख चुके हो, चाहो तो पिक्चर ले लो, रिवाइज कर लें। डन। ग्लोब, ग्लोब ऐसे रख दिया तो ईस्ट और वेस्ट देर इज नथिंग एज सच। पहले सुन लो, देर इज नथिंग एज सच ईस्ट और वेस्ट, ये हम ऑब्जर्व करते हैं अपने लिए कि हमारे लिए एक दिशा बना रखा हमने। ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? सच बताना, तुम स्पेस में हो तो तुम ऊपर कहते हो, जरूरी है कि ऊपर ही हो? नीचे कहते हो नीचे, साउथ नहीं, नथिंग एज सच। हम अपने पृथ्वी पे समझने के लिए, ये हो चुका है पेरिहेलियन एपिहेलियन, 4 जुलाई एंड 3 जनवरी, उपसौर तथा अपसौर। समथिंग लाइक दिस। ये आपको नहीं पढ़ना है, क्या करना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बहुत शॉर्ट होने चाहिए नोट्स। बात समझ में आई, आगे बढ़ो। एक पिक्चर, ऐसा नहीं कि तुम हर चीज़ को नोट किए जा रहे हो, समझाने के लिए रखा मैंने। क्या क्या बोल रहे हो? ये 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 पिक्चर सीधा बोलो, when sun is farthest from the earth, that position situation is called aphelion, reverse is called, when it happens डेट डाल दो, बात खत्म। कैपलर्स लॉ पता है क्या होता है? क्या होता है? आपके सिलेबस में नहीं, बस थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, गौर करना। देखो, एक समय में टोटल एरिया जो है ना कवर्ड, हमेशा सेम होता है, इतना ध्यान रखोगे। एरिया कवर्ड कौन सा, देखो सनलाइट का एरिया आ रहा है ना हमारा पे, हमेशा 86, एपिहेलियन पे बहुत सबसे कम, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा, एरिया सेम रहेगा हमेशा, यही केपलर्स लॉ है। एरिया विल ऑलवेज रिमेन सेम। कौन सा, ये जो शेडेड एरिया देख रहे हो तुम, दूर जाएगा तो पतला हो जाएगा, ये लंबा हो गया वो, नज़दीक आएगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जब ये पेरिहिलियन पे होगा, सबसे कम वहाँ पे। अब जो इंजीनियर होंगे उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इसमें पढ़ना नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। समथिंग लाइक दिस यू कैन ऑब्जर्व। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम पीरियड्स, ये क्या पता चलता है, सबसे फास्ट कहाँ मूवमेंट हो रहा होगा? देख के बताओ, सबसे फास्ट मूवमेंट कहाँ होगा?
समझ में आ गया? जी आपके लिए स्पेशली, हालांकि पूछा नहीं है कभी, यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे देखो तो, ये तो जानते हो ना, बढ़ता हुआ चांद, पूछा नहीं गया आज तक। जब बढ़ता हुआ चांद हो तो शुक्ल, छोटा होता जाए तो, अच्छा इसकी बात करो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, होता है। घूमते हुए मान लो ये क्या हो गया हमारा, पृथ्वी, ये चांद है और वो सूरज है, ये घूमता हुआ बीच में आ जाए, क्या बोलेंगे इसे? वो तो जो कहेंगे सो कहेंगे, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? युति, युति, युति। और इसको सूर्य और चंद्र के बीच में वियुति। बस ये ध्यान रखना है, ऐसे ही कहीं पढ़ना नहीं है। नो वेयर मेंशन इन योर बुक ऑफ यूपीएससी। ने कहा तो बोल दिया हमने, युति वियुति याद रहेगा। कभी कभी हिंदी ही है, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन का इंग्लिश है, युति वियुति ध्यान रहेगा, रहेगा। कब युति है, कब युति, और वियुति ध्यान रहेगा। तो अभी यूपीएससी और आप के बीच में आपका कौन सा सिलेबस, कोशिश करो ये नहीं आ रहा। मान लो तुम सूर्य हो, मान लो तुम सूर्य हो, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तीनों हो, बीच में आ गया तुम्हारे ये चंद्रमा, क्या बोलेंगे इनको, इस पोजीशन को? इसको नहीं, इस सिचुएशन को। हाँ, और उल्टा हो जाए तो विभूति। सूर्य तो यहीं रहेगा, बस ये दोनों अपना पोजीशन चेंज करते रहेंगे। अभी क्लासरूम में हो, कल को तुम यहाँ आ सकते हो, अगर यूपीएससी ने क्रैक किया तो करे यहाँ ना आओ, कहाँ जाओ? एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्टर करने। अन्य ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट आपके लिए करके ला दिया है, पढ़ लेना एक बार। क्या हुआ, इतने जल्दी देख लिया? आगे भी है। रील्स बन जाएगा नहीं तो। डन। राइट अबाउट समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, कैन यू राइट? एक दिन क्लास में लिखाऊंगा, जब तुम लोग टाइम पे आना शुरू कर दोगे। मैंने फ़ोन पहले ही किया था उससे, तो तुम्हें बोलना था कि मैं लेट हो गया हूँ, बोला तुम्हारे साथ सभी आ रहे हैं, लेट हो गए हैं। यूपीएससी पूछेगा ये सब आपसे, आपके लिए। और उनका क्या, जिनको सुबह 6 बजे से ड्यूटी करना होता है, 14 घंटे का ड्यूटी करना होता है, उनका ज़िंदगी देखा है? प्राइम मिनिस्टर यही कहे, प्राइम मिनिस्टर कह दें अब 8 बजे उठते हैं हम, आप ये 9 बजे मीटिंग रख रहे हो, कहाँ से होगा? योगा करना होता है, पूरे देश का भार हमारे ऊपर है, तो हो जाएगा। तुम लोग जो कह रहे हो ना, मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे क्या महसूस हो रहा है, अगर ऐसी दिमाग में बातें हैं तो पहले ही लिख लो दैट यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेस इन योर लाइफ। चेंज योर सेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट, अदरवाइज रिक्वायरमेंट विल चेंज यू एज पर देयर नीड्स। बहुत ज़रूरत है कम, टैलेंटेड लोगों को कम पोजीशन पे, टैलेंटेड को टैलेंटेड पोजीशन मिल जाए तो अच्छा है ना, अच्छा अर्न करेगा वो। ये सबसे बड़ा वीकनेस है, इसको दूर कर लो। ये आंसर कर सकते हो इसका आंसर? क्या भूकंप पृथ्वी को घूर्णन को प्रभावित कर सकता है? अर्थक्वेक? मान लो ये मूव कर रहा है आराम से, अचानक से कोई भूकंप आ जाए, तो इसमें एक माइक्रो सेकंड का फर्क नहीं आ सकता? आ सकता है। तो प्रतिदिन इसका ये रफ्तार हमेशा सेम होता है कि कभी थोड़ा ज़्यादा कभी कम होता है 24 घंटे में? इट्स वेरी, याद रखना, इट्स वेरी। टाइम थोड़ा फास्ट हो सकता है, थोड़ा स्लो, लेकिन इतना माइनर कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। अगला, क्या कृत्रिम रूप से पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करना पॉसिबल है?
इसके दो आंसर होते हैं। पहला, कृत्रिम रूप से तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कहीं पे डैम बना दोगे, लेकिन पृथ्वी का ही मास उठाया एक जगह से वहीं पे रखा, इसका ओवरऑल मास तो सेम रहा, और तुम इतने भी नहीं उठाने वाले हो कि पृथ्वी के मास के सामने तुम भी इसका मास उठाओगे, इसे दूसरे रखोगे, कितना ही रख लोगे, माउंट एवरेस्ट तो बनाओगे नहीं। कुल मिला के एक आंसर ये आता है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा कि हम किसी दूसरे प्लेनेट से बहुत ज़्यादा मात्रा में वजन लेकर पृथ्वी पर रखते, इसका भार बढ़ जाएगा तो रोटेशनल स्पीड में फर्क आएगा। ना तुम तेज दौड़ सको मान लो, या घूर्णन कर सको एक पॉइंट पे, और तुम्हारे ऊपर 10 किलो वजन रख दूँ, स्पीड वही रहेगा कि स्लो हो जाएगा। बस वही ये कहना चाहते हैं कि तो इसी का मास है ना, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट इसका आंसर ये है, हो सकता है माइक्रो सेकेंड्स का, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाए। क्लियर है ये? जैसे आपका दोनों हाथ बराबर है, आराम से एक हाथ को ऐसे कर लो, एक हाथ ऐसे कर लो, इतने में रोटेट करके देखो, वेरिएशन आ जाएगा तुम्हारा, हाथ दोनों एक साथ उठेगा। बच्चे को देखा है फ्रॉक पहने हुए, डांसर को देखा होगा जो फ्रॉक उठता है इस तरह से, एक इक्वल जाएगा। या फिर तुमने वो देखा होगा, घोड़े वाली किया है कभी सवारी, उस पे चक्र जो बैठ जाते हो, नाचता है, पहले नॉर्मल रहता है ऐसे, और जैसे तेज होगा वैसे आ जाओगे यहाँ साइड में, ऐसा देखा है? नहीं, जरूर करना, जरूरी है लाइफ में। क्वेश्चन का आंसर बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? यस, आंसर। क्वेश्चन लिख भी रहे हो तुम लोग की, बस ऐसे ही आंसर करना है घर पे जाके। आंसर बताओ पहले का, लिख सकते हैं कि नहीं? अभी पढ़ा था हमने रोटेशन ऑफ अर्थ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सेटेलाइट छोड़ने से लेकर के, हवा बहने से लेकर के, हीट बैलेंस करने से लेकर के, इवन यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो कैसे? यूजिंग द घूर्णन गति, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ? कैसे? बिल्कुल राइट, इसीलिए आते हैं क्योंकि पृथ्वी, हवा इसीलिए बहती है क्योंकि पृथ्वी, तो विंड पावर, टाइडल पावर, भूतापीय ऊर्जा यू कैन यूज। अगला क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बट एज लॉन्ग एज द टेक्नोलॉजी इज नॉट अप टू द मार्क, मोमेंट इट इज। जैसे कि अभी तुम जो कपड़े पहन रहे हो, इससे हजारों गुना बेहतर कपड़े आ चुके हैं, ऐसे भी कपड़े आ चुके हैं बिल्कुल ऐसे देखने में रहेंगे, उस पर तुम 3 और 3 चला दो, टकरा के वापस चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। कितना भी गंदा करो, कूद जाओ कीचड़ में, कुछ नहीं होगा, पानी में भीगेगा ही नहीं। और जैसा सोचो, अभी थोड़ा रेड हो जाता है मेरा कलर, तो रेड हो जाएगा, ब्लू तो ब्लू, एज पर योर नीड। ठंड का दिन है, थोड़ा गर्म हो तो गर्म रहेगा, जैसे ही मतलब टेम्परेचर जितना सेट कर दोगे कपड़े का उतना ही रहेगा वो। आराम से एंजॉय करो, ये सब पॉसिबल है, हो चुका है। नाउ इनविजिबल ड्रेस इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग सिंथेटिक, कौन सिंथेटिक? क्वांटम सिंथेटिक मटेरियल्स, यू कैन मेक इनविजिबल ड्रेस, बन भी गया है, बट इतना कॉस्टली है कि अभी, नाम सुना है कार्बन नैनो ट्यूब का, ग्रेफिन का? हेलो मिस्टर, भी बोलोगे सर ये तो शब्द आपने बोला ही नहीं था क्लास में। ये जो बोल रहा हूँ ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2010 का, जाकर देखना, तो बोल रहा हूँ। और नोबेल प्राइज है मतलब, इस मटेरियल का नाम बताया, इस मटेरियल का यूज़ करके अगर एरोप्लेन बनाओगे। हेलो, कौन से मटेरियल का नाम बताया मैंने? बस वहीं तक अभी हो, मैंने कार्बन नैनो ट्यूब ग्राफीन की बात कर ली, क्योंकि ध्यान से, कार्बन नैनो ट्यूब एंड ग्राफीन की हेल्प से तुम एक एरोप्लेन बनाओगे जिसपे 200 लोग बैठ सकते हैं। पता उसका वजन कितना होगा? मात्र 54 किलो। एरोप्लेन बैठे हैं कितने लोग? 200 लोग, और वो प्रेजेंट टाइम के एरोप्लेन से मोर देन 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। ऑल दीज आर गोइंग टू बी रियलिटी, मे बी इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। अभी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ पे? रिसर्च पर्पज से। कहाँ? स्पेस में। स्पेस के बनते हैं ना हमारे सेटेलाइट से, कुछ पार्ट्स बनते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इतनी कीमती, वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन घर में दीवार लगा सकते हैं क्या उसका?
यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व सोलर पेंट्स, पेंट करो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज होता रहेगा पूरा हर चीज़, वो सब देख सकते हो। बताओ इसका आंसर बता सकते हो? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये बिकॉज ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन, घूर्णन परिक्रमण, परिक्रमण। अच्छा, ये इसका आंसर आप करेंगे पहला, आप सेकंड में, आप तीसरे का आंसर करो। हाँ बिल्कुल, या घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति दैनिक गति एक ही है। अगला, पृथ्वी को अक्ष तल से पृथ्वी का अक्ष, अक्ष तल, इसका आंसर कहाँ मिला हूँ इसको मैं? 23 सितंबर, कहाँ? विश्वत, कर्क, थर्ड, मकर। एनसीईआरटी का है, प्रैक्टिस करो, मुझे पता है घर पे नहीं पढ़ते हो तुम, नहीं पढ़ लो। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? हम लोग कब बनाते हैं? इंटर में। देखो उल्टा पूछ लिया उसने घुमा करके। चलो, जैसे कि मान लो यहाँ पे ठंड हो और ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, और तुम मैच देख रहे हो कि वो इतने परेशान क्यों, पसीने पसीने क्यों है, समझ में आ गया ना क्यों होते हैं? अच्छा, जब हमारे यहाँ इस बार बहुत ठंडी थी, इस बार नहीं पिछले साल, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयानक आग लगा हुआ था, कई जानवर मर गए, कई 1,000। वो न्यूज़ नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी हो रही थी। और इस बार जो लास्ट 2 3 4 ईयर्स में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, हर साल अपना ब्रेक तोड़ रही, गर्मी और ठंड दोनों। इस बार ठंड से तुम बच गए, तो जनवरी महीने में 31 जनवरी के आसपास टेम्परेचर, चाइना का टेम्परेचर एक शहर का चला गया था -53। शिकागो नाम सुना है? -30 डिग्री सेल्सियस पिछले साल जनवरी महीने की 4th वीक में, बिकॉज ऑफ, नो, ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग, बट हाउ का आंसर मिलेगा हमारी सेकेंड लास्ट क्लास में क्लाइमेटोलॉजी का, जब पढ़ोगे आप पोलर वॉर्टेक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने इसकी क्लासेस छोड़ी, क्लाइमेटोलॉजी की बेसिक क्लासेस, तो आगे सब हवा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। हम बातें कर रहे होंगे और आपके दिमाग से बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये पूरा साइंस है। ठीक है, ये नहीं बताना है कि मुझे हिमालय कहाँ पे है, किधर मूव कर रहा है, टकराया तो ऐसे बन गया, नहीं, इसका पूरा विज्ञान है। ध्यान से कहाँ से बताओ, कहाँ? दैनिक गति, क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोल सकते हैं, घूर्णन गति बोल सकते हैं, तीसरा दीर्घ वृत्ताकार। 21 जून को मध्य पे कर्क, कैंसर। कौन सा ऋतु? विंटर, हाँ। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर बताओ, कितना फोटो ले लो, फिर तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसका आंसर बताओ। किसने कहा? कोई और बच्चा जो आई न्यूटन में बताना चाहता हूँ नाम? एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो? मैं कल दोबारा पूछूंगा यही क्वेश्चन। और तुम्हें तीनों का नाम बताना पड़ेगा, केपलर ने क्या किया, कोपरनिकस ने एंड टॉलमी ने। तीनों का बताओ, एक एक पॉइंट बता सकते हो? ये आपका काम है, याद दिलाना कि मुझे क्वेश्चन पूछना है। आंसर बताओ।
बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सन के सबसे पास कौन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन कौन सा है। ये अगर सूर्य है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद SUN। अब आंसर कर सकते हो। वीनस कहाँ पे है, मरकरी एंड अर्थ के बीच। इसका आंसर रहने दो, तुम्हारे काम का नहीं है, पता ही तो चलो। अब मैं आगे पूछूंगा। चलो क्वेश्चन करो। कैपलर स्टोरी नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन ही है ना यहाँ पे। डन, आगे बढ़ो, बाद में कर लेना डिस्कस अकेले में। डन। रिवॉल्यूशन जरूरी है क्योंकि रोटेशन से दिन रात होता है, रिवॉल्यूशन से इंक्लिनेशन ना हो तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको, पेरिहिलियन। हिलियन मतलब सन, पेरी मतलब पास। आगे बोलते ना पेरीफेरी में है। 21 सितंबर एंड 21 मार्च ज़्यादा सही होगा क्योंकि यहाँ पे 22 या 23 सितंबर होता है, कि 22 या 23 सितंबर। ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसी से पूछ सकता है। पीएससी को सिर्फ ये मतलब है कि आपको आइडिया हो कि मार्च के 20 के आसपास क्या होता है या 22 के आसपास क्या होता है। प्रिसाइज टाइम क्या है, ये 23 एंड 23.5 यहाँ से हाफ। तो क्या बोलते हैं, वृत्ताकार को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार को, पैराबोलिक उसको। हमारी पढ़ाई अभी इसमें हो रही है, फिर थोड़ा थोड़ा इसमें आएगा। जो लोग यहाँ पे हैं उनके चांसेस है निकल जाने का क्लासरूम से बाहर यूपीएससी तक, और जो इसमें आएंगे वो 100% चले जाएंगे। तो स्टेट जिस तरफ जाओगे वहां पहुंच जाओगे। टाइप ऑफ सर्कल, टाइप ऑफ सीजन इज, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू सीजन। आंसर बी, इवोल्यूशन ना कि रोटेशन। का आंसर अर्थ while rotating around the sun always keeps its axis pointed towards which one of the following। अब आप अपना आंसर बताना। हेलो, जब ये एक्सिस की बात कर रहा है इसका मतलब नॉर्दर्न पार्ट में क्या दिखेगा, एग्जैक्टली एक्सिस के पास ही होगा नॉर्थ पोल हमारा अर्थ का। देखो नॉर्थ हम अर्थ मैग्नेटिक पोल अलग होता है, और हमारा जो ये एक्सियल जो हमारा पोल होता है पोजीशन का अर्थ का, जैसे नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे, साउथ यहाँ पे। तो नॉर्थ एग्जैक्टली किसको हेड करता है सामने, पोल स्टार को देखो,
अपना उत्तर देख लो, मतलब तो इस दिशा में दिख रहा है, उस दिशा में क्या होगा, नॉर्थ होगा। आगे बताओ इसका, ये है पोल स्टार, एक्सिस हमेशा हेड टुवर्ड्स द सर्कल दैट डिवाइड्स। हिंदी में आप बताओ। हाँ, सही पकड़े हो। क्या बोलेंगे, सन डे, मून डे, अर्थ डे, नन ऑफ दिस। पृथ्वी दिवस बोलेंगे ना, क्योंकि पृथ्वी पे दिन होता है एक रोटेशन करने के बाद 24 घंटा। अर्थ डे। कोई दिन नहीं, वो अर्थ आवर होता है। लाइट ऑफ करने के लिए। व्हाट माइट हैव बीन फॉल इफ द अर्थ डिड नॉट नो लॉन्गर रोटेट। क्लाउड सिचुएशन क्या है, कोल्ड सिचुएशन ऑन हाफ पार्ट, वार्म ऑन द नेक्स्ट हाफ, नो लाइफ स्टाइल वायबल इन सच इंटेंस सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस आंसर। बहुत गर्म एक तरफ, बहुत ठंड एक तरफ। हाँ तो यहाँ कर सकता है बिल्कुल, लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। और फिर उसका असर होगा कि नहीं, मान लो ये गर्म हुआ, सीधे ये गर्म हुआ कि नहीं। दाख माना हमने, जो हवा होता है वो हीट का चालक होता है, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। के बावजूद भी मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ गेट खोल के, 2 जून दोपहर, जून जेठ का महीना हो, तेज हवाएं आ रही हूँ, मेरी हालत क्या होगी। अच्छा, क्या सिर्फ हीट ही रिस्पॉन्सिबल है लाइफ जीने के लिए, हाउ अबाउट दोज ऑल वेदर कंडीशंस, बारिश होना ये सब महत्वपूर्ण है या नहीं। मान लो किसी क्षेत्र में बारिश होना बंद हो जाए, फिर क्या होगा, ड्रॉट, फिर क्या होगा, लाइफ रहेगा रहेगा वहाँ पे, धीरे धीरे बिल्कुल बंजर हो जाएगा सब कुछ। हाँ, लीप ईयर समझ में आ गया। सेकेंड, अगर यहाँ पे नॉर्दर्न नाउ के सदन होता तो 22 दिसंबर। आंसर बोलो। आप अगर भूले तुम लोग तो फिर, तुम बोल रहे थे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, लैंड रूट, लॉन्गेस्ट, ये फैक्ट है, आ सकता है कभी। केप टाउन से लेकर के रशिया का कहाँ तक, मगादन तक, कितना किलोमीटर है, 22,387 किलोमीटर। इतना ज़्यादा हो गया ये। टाइम कितना लगता है जाने में कार से, 4,492, कम से कम टू रन इट, नो वन नीड फॉर द प्लेस टू बोस देयर इतना। हाँ वॉक, पैदल के बता रहा है ये, कितना टाइम लग जाएगा इसमें, याद नहीं करना है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि लॉन्गेस्ट रूट पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस, जिसमें आपको ओशन से होकर नहीं जाना है, लैंड लैंड होकर जाना है, तो कौन सा है वो, केप टाउन से लेकर मगादन तक। ध्यान रहेगा इतना। अब शुरू करते हैं, पढ़ लो हाँ। रिफ्रैक्शन, हो गया। आप देखो, यहाँ सनलाइट आया, क्यों गुजरेगा, मान लो जब यहाँ है तो दिख ही रहा है आपको सन, धीरे धीरे क्या आएगा, सनसेट वेस्ट में आया, वेस्ट में जब इसके पैरेलल हो गया डूबता हुआ दिखेगा, लेकिन जब ये थोड़ा नीचे जाएगा नहीं दिखेगा। ये लाइट फिर भी आ रहा है इस तरह से ऊपर की ओर, लेकिन हमारा जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे स्कैटरिंग भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होगा, आकर के ये थोड़ा बेंड हो जाएगा इस तरफ,
यहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है, देखो एक तो यहाँ के जैसे ही इसको ले लो, ये हो गया दिन रात का सर्कल। यहाँ बैठे व्यक्ति को तो दिन है, लेकिन यहाँ के लिए दिन हो गया रात, शाम होगा। रात एग्जैक्टली नहीं होगा, इसको यूं समझो कि जब ये लाइट आती है इस तरह से तो थोड़ा सा ये इस तरह से आ जाएगी बेंड होकर के, फिर यहाँ बैठे को यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा सूर्य, जबकि है कहाँ, यहाँ पे। इसलिए हमने कहा इसका रिफ्रैक्शन की वजह से दिन थोड़ा बड़ा होता है। एग्जैक्टली सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा क्या होगा, स्लाइटली वेस्ट वर्ड, यहाँ के हिसाब से ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होगा, एक तरफ थोड़ा सा एग्जैक्ट सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन होगा, एक डार्क एरिया एक लाइट एरिया। तो अगर कोई पूछ दे कभी कि कौन सा एरिया थोड़ा ज्यादा होगा स्लाइटली, लाइट वाला या डार्क वाला, लाइट वाला। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा सा अंधेरे वाला हिस्सा है वहां भी सूर्य थोड़ा दिख रहा होता है लालिमा की तरह, सामने नहीं है फिर भी दिख रहा होता है, अपीयर हो रहा होता है। इसका मेन कारण कोई पूछेगा, सिंपल आंसर करो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। अगर नहीं होता तो ये घटना नहीं होती। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से टॉर्च जलाया तो एग्जैक्टली जहाँ जाना था वहीं लाइट दिखनी चाहिए थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा एयर है और तो लाइट थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा दूर तक दिखता है आपको। हाँ बोलो, आप बोलो क्या। पोल पे ज़्यादा कि इक्वेटर पे? बताओ तुम लोग कहाँ पे, जहाँ पे हवा ज़्यादा वहाँ पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा। अब बताओ तुम लोग कहाँ पे ज़्यादा हवा होगा? इक्वेटर पे हवा ज़्यादा या कम ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे करता है कि कहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई तक होगा। जितना ऊंचा उतने दूर से खींच के लाएगा लाइट को नीचे। इक्वेटर पे लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाएं हैं, और पोल पे मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाएं हैं। इतना क्लियर है? तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? लेकिन कोई पूछ दे कहाँ पे ज़्यादा घना होता है एटमोसफेयर, डेंस, पोल पे ज़्यादा होता है। कारण ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। क्या पता है ना कि ठंडी हवाएं, आपको नहीं समझ में आ रही है? ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा कम, इसीलिए 20 तक चला गया। इसीलिए उसकी ऊंचाई कहाँ तक चलेगी? 20 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर। और पोल पे ठंडी है, मैक्सिमम 7 से 8 किलोमीटर तक ही ऊपर पाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, इक्वेटर पे ऊंचाई कितना? 18 के आसपास, और पोल पे 7 से 8 के आसपास। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हवाएं गर्म होगी तो ऊपर देंगी, ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछिए स्ट्रेटोस्फेयर, हम तापमंडल है बोलते हैं ना, हम तापमंडल शुरुआत इक्वेटर पे ज़्यादा ऊंचाई पे होगी या पोल पे ज़्यादा ऊंचाई पे होगी? इक्वेटर पे ज़्यादा ऊंचाई पे होगी 20 के बाद, और पोल पे 7 के बाद 8 के बाद। आ गई उसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। द मोमेंट वी से एटमॉस्फेयर व्हाट कम्स इन योर माइंड? क्लियर है? द लेयर ऑफ, क्या ऐसा हर एक प्लेनेट पे है? क्या किसी और प्लेनेट पे है? ये क्वेश्चन अच्छा था ना। मार्स पे है, विनस पे है, कई जगहों पे है। ये अलग बात है कि सबका एटमॉस्फेयर अलग अलग है। ठीक वैसे ही जैसे आपका फ्रेंड सर्कल का अपना एटमॉस्फेयर अलग अलग है, कोई पार्टी वाला, कोई पढ़ने वाला, कोई क्लब वाला, कोई फुटबॉल वाला। ये तो हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की बात करने जा रहे हैं। हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं कि नहीं? हैं श्योर? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन। उसके बाद फिर ऑर्गन, फिर नो एसी है ना, नो एसी। एसी नहीं लगा हुआ एटमॉस्फेयर में हमारा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड कार्बन। मेरा क्वेश्चन है क्या शुरू से था ये? आया कहाँ से? जब पृथ्वी बना होगा तो कोई एटमॉस्फेयर हमारा नहीं होगा, राइट? अब ध्यान सुनना, ये थोड़ा साइंटिफिक है, बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज चलेंगे, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। इमेजिन एक आग का गोला, लाल कर दूं?
बिल्कुल नया नया पृथ्वी बनी, क्या होगा? ये आग का गोला। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा या कम? बहुत ज़्यादा, हर पॉइंट से वॉल्केनो ही बाहर निकल रहा हूँ मान लो, आग का गोला ही है, बहुत ज़्यादा मैग्मा अंदर में। समय के साथ कूलिंग होगा नहीं, लेकिन पहला स्टेज में मैंने माना क्या है आपका, ये आग का गोला है, तो एटमॉस्फेयर में कौन से गैस होंगे? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम भारी गैस होता है कि हल्का गैस? हल्का गैस, लाइटर गैस है। तो जो हवाएं हल्की होती हैं थोड़ी सी गर्म होने पे उतनी तेजी से दूर भागेंगी। देख पड़ा क्या बोला मैंने? जैसे कि आप बलून में भर दो हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस, हल्का होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से, तो वो क्या होगा? क्योंकि आप सब जानते हो कि जो भारी होता है वो नीचे बैठता है, जो हल्का होता है वो ऊपर जाता है। सिंपल सी बात है, चाहे वो तुम पानी में तेल डालो, तेल ऊपर आ जाएगा। एक बलून इसको लेके कितना भी पानी के अंदर डुबाओ, फिर बॉल को पकड़े रहोगे नीचे रहेगा, छोड़ते ही कहाँ ऊपर आ जाएगा। जो हल्की होती है ऊपर, भारी। इस केस में जो हमारा हाइड्रोजन हीलियम होगा पहले स्टेज में ही रहा होगा, और गर्म है तो बहुत तेजी से भाग रहा होगा, इतना तेजी से भागा होगा कि निकल गया होगा एटमॉस्फेयर के बाहर, मतलब पृथ्वी के हमारा ग्रेविटेशन से बाहर, स्पेस में। तो पहले फेज में क्या था हमारे एटमॉस्फेयर में? दूसरे फेज में आते हैं जब थोड़ा सा ये कूलिंग हुआ, और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकल रहा है? थोड़ा कूलिंग हुआ, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा होगा, क्या निकल रहा होगा यहाँ से? और H2O होगा कि नहीं? वाष्प के रूप में होगा ना? और क्या निकलेगा? एंड अदर गैसेज एज वेल, लेकिन मेनली these three gases coming out because of volcanic eruption from the interior of the earth। है क्लियर इतना? सेकेंड स्टेज की कहानी है। अब ये बिलियंस ऑफ ईयर्स चल रहा होगा इस तरह से, जैसे जैसे ये CO2 बाहर जाएगा ऊपर की ओर, कूलिंग होता जाएगा, वो कंडेंसेशन होगा, H2O कंडेंस हुआ, जो वाष्प था किसमें कन्वर्ट हुआ? पानी में। और फॉल, बारिश होना शुरू होगा। जब हजारों वर्षों तक बारिश हुआ होगा तो धीरे धीरे और जल्दी कूल हो गया होगा पृथ्वी। ना क्लियर है? और जहाँ कहीं भी, ये कोई बिल्कुल स्फीयर तो है नहीं, गड्ढे ऊपर नीचे, पहाड़ पर्वत, घाटियाँ सब बनी हुई होगी, हाँ पानी जमा हो गया, और क्या बन गया होगा? ओशन। जो ऊंचे पार्ट होंगे बच गए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिनेंट। ये बात समझ में आई? तब सेकेंड फेज में लगा दो इनको। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, नहीं समझोगे बाद में हवा नहीं लगेगी कि कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हो। इंटरव्यू पूछ देगा ऑक्सीजन की मात्रा जो तुम ले रहे हो अभी कहाँ से आया, तो मैं सो रहा था सर, पता नहीं चला। सुनो तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान से। पृथ्वी जब बनी नई नई, आग का गोला है, क्या है उसमें? हाइड्रोजन एंड हीलियम। का नेचर क्या है? बहुत तेजी से उड़ जाना, चूंकि हल्के हैं। सेकेंड फेज में वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्या क्या है? CO2, H, वाटर वेपर, और क्या है? अमोनिया गैसेस हैं, ठीक है। ये गैसेस हजारों सालों तक हैं इसमें, और जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाएगा ठंडा होगा, ठीक नज़दीक गर्म, दूर जाने पे ठंडा, और ठंडा होता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन, और जो वाष्प है बदल जाएगा पानी में, और बारिश होगी, हजारों सालों तक बारिश होगी, पृथ्वी बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, और ओशन का निर्माण हो चुका है। अभी तक क्या ओजोन है इसमें? इसका मतलब कि इस वक्त तक पृथ्वी पे सारे जो खतरनाक किरणें हैं, हायर सोलर एनर्जी रेडिएशन वाले, पृथ्वी पे आएंगे तो लाइफ पॉसिबल हो पाएगा? अगर अभी आ जाए तो हमें कैंसर हो के हम नहीं पढ़ सकते हैं, उस वक्त तो और ज़्यादा आ रहा होगा, तो ऊर्जा ज़्यादा होगी ना, 13 बिलियन ईयर्स एगो लगभग। ना क्लियर है? तो लाइफ पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया? जहाँ तहाँ पे ओशन का निर्माण, ओशन के निर्माण होने के बाद सनलाइट कहाँ तक जाता है? 200 मीटर गहराई तक, उसके नीचे उसका ऊर्जा बहुत कम रह जाएगा। तो ओशन के सरफेस में अंदर कीचड़ होगा, उस कीचड़ में कुछ बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। वो बैक्टीरिया, क्या अभी ऑक्सीजन है? का मतलब अभी तो ऑक्सीजन है नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ है? अच्छा, उसे भी पानी के नीचे कैसे लोगे ऑक्सीजन? तो कुछ बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो एरोबिक होंगे या नॉन एरोबिक। एरोबिक मतलब
एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऐसे जीव जंतु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है जीने के लिए। क्लियर है? तो इस तरह के बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बायो का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ अलग से। प्रो मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले आदिम जमाने वाले नया नया जीव जंतु, जैसे कि आप अपने देखे होगे जहाँ कूड़ा फेंकते हो लंबे समय तक रह गया, नहीं ले गया कूड़ा उठा के, वहां पे देखो कीड़े आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? बस इसी तरीके से कुछ कीड़े पैदा हुए होंगे, उसी का नाम मैंने दे दिया प्रोकैरियोटिक, जो सबसे पहले प्रिमिटिव। डन? कोई कंफ्यूजन है? तो हो गए जैसे कीड़े पैदा, वैसे हो गया होगा कीड़ा पैदा ठंडा होने के बाद पृथ्वी का। अब वो कैसे थे? एनारोबिक थे, जिन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं थी ऑक्सीजन का। लेकिन उनका बाई प्रोडक्ट क्या है? एरोबिक नहीं, उनका बाई प्रोडक्ट मतलब उनका एक्सक्रीशन, उनका वेस्ट मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन है। जैसे कि हमारा वेस्ट मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पेड़ का क्या है? पेड़ का क्या है? दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है ना। वैसे ही जो हमारे वो शुरुआत वाले जो कीड़े मकोड़े आए, उन्होंने क्या छोड़ा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। इतना क्लियर है? अच्छा, उनमें बदलाव होगा, जीव जंतु बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, बारिश ज़्यादा होता जाएगा, कंडेंसेशन ज़्यादा। अच्छा, अब ये जैसे जैसे CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, CO2 की मात्रा बढ़ रही होगी। लेकिन समय के साथ आप जानते हो CO2 पानी में हल्का घुल जाता है, घुलता है ना। तो अगर समुद्र बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा घटेगा। अच्छा, जैसे हमारे बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो गए, कुछ पेड़ पौधे पैदा हो जाएंगे। हेलो मोबाइल सुन लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इमरजेंसी है। ये क्लास मिस हुई, आगे फिर सब मिस हो जाएगा। बंद करके रख दो मोबाइल। यहाँ रह के किसी को अस्पताल में जा नहीं सकते हो हेल्प करने। फिर से ध्यान सुनो, ये कहानी समझ लो, किसी किताब मिलेगा नहीं इतना डिटेल में तुम्हें। फिर तुम बायो पढ़ के जब एक्सपर्ट हो जाओगे, बायोलॉजी पढ़ के फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी छोड़ दो, केमिस्ट्री, तब जाके समझ में आएगा। समझा रहा हूँ। पहला क्लियर है? सेकेंड, CO2 की मात्रा सेकेंड फेज से कम होना शुरू होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू होगा, और नाइट्रोजन जो है ये अनरिएक्टिव होता है। तो एटमॉस्फेयर वाला गैस हमारा है, क्या क्या होता है? इसीलिए इसकी मात्रा जस की तस रह जाएगी, और CO2 की मात्रा कम होनी शुरू होगी। क्यों? ये ओशन में डिजॉल्व होना शुरू होगा। और जब कीड़े मकोड़ों के साथ साथ में प्लांट, पेड़ पौधे जब उसमें पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो एटमॉस्फेयर से क्या लेगा वो? CO2। और छोड़ेगा क्या? इसका मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और CO2 की मात्रा ऐसे हुआ होगा। जब एक ऐसा लेवल आया होगा जब तुम्हारा ऑक्सीजन की मात्रा 2% प्लस हो गया, तब जीव जंतु आने शुरू हुए। मतलब पृथ्वी के सरफेस पे ऊपर 2% होना हो गया तो। लेकिन 2% में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम अभी भी नहीं होंगे, हमारे आने में भी समय होगा। फेज 2 में तो हम नहीं है। क्या? सॉरी, अनरिएक्टिव, क्या बोलते हैं उसको? निष्क्रिय। निष्क्रिय नहीं कहते, समवट निष्क्रिय कहते हैं, कि कुछ हद तक जो नाइट्रोजन जिस फॉर्म में है हमारे एयर में, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं होता। सुनो ध्यान से, पहले समझ लो। अगर वो नाइट्रोजन वाकई काम हम डायरेक्ट यूज कर सकते, मैं बताया था मैंने फिजाइल और फर्टाइल मटेरियल। एक फर्टाइल जिसमें क्वालिटी तो है लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसमें प्रोसेसिंग करोगे तो यूज कर सकते हो। जैसे तुम सब फर्टाइल हो, थोड़ा बहुत तुम्हारी मेहनत कर दोगे ना तो UPSC बन सकते हो, लेकिन डायरेक्ट उठा के पोस्टिंग करने लायक अभी नहीं हो। वैसे जो नाइट्रोजन हमारे हवा में है, वो हमारे पेड़ पौधे भी यूज नहीं कर पाते। तो बताओ, पूरे के पूरे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी है कि नहीं? जमीन में लग जाओ। इंडिया में जितनी मिट्टी है सब में नाइट्रोजन की कमी है, जबकि एटमोसफेयर में कितना नाइट्रोजन है? 78%। इतनी बात समझ में आई? फिर भी हमें यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन क्यों देना पड़ता है जमीन में? क्यों देना पड़ता है? कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसे नाइट्रोजन अगर हम एज इट इज यूज कर लेते, तो हमें नाइट्रोजन जमीन में देने की जरूरत पड़ती क्या? नाइट्रोजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इवन ह्यूमन। तुम्हें घाव हो जाता है, मान लो यहाँ पे स्क्रैच आ गया, वो जो रिकवर होता है ना, किससे होता है?
नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, नहीं नहीं, मैं इसकी कहानी बहुत बताने वाला हूँ, तो अभी बस सुन लो, ये सारा पॉइंट मैं दे दूंगा, समझ लोगे तो काम आएगा। फिर छोड़ दो, मैं बताऊंगा ना, मुझे ही पढ़ाना है। वो नाइट्रोजन, जैसे कि तुम कहते हो कि उस नाइट्रोजन को यूज करने वाला नाइट्रोजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कई सारे प्रोसेस हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ दलहन देखा है, चना का, अरहर का, मूंग, इनकी जब खेती करोगे तो इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे उस नाइट्रोजन में जो यूज किया जा सके, तो बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्स करना, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं उसको। ये तीन अलग अलग माध्यम होते हैं, तुमने दो पढ़े होंगे, मैं तीन बता दूंगा, लेकिन अभी रहने दो, टॉपिक पे आओ। क्या हुआ, पहले में आग, दूसरे में बारिश हुई, पानी आ गया, जीव जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया। बात समझ में आई? और अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस केस में क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा क्या हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा। जब ये ऑक्सीजन बाहर जा रहा है तो UV रेस तो है अभी भी, ये O2 को ब्रेक करेंगे नहीं करेंगे? अगर O2 को ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, O+, O-, ऐसे कुछ कुछ, और वहीं पे O2 ऑलरेडी और भी है हमारे, ये कंबाइन करके O3 बन सकते हैं। इसका मतलब कि ओजोन की मात्रा, अब समझ में आ रहा है कि ओजोन लेयर का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा हल्का है तो ऊपर की ओर जाएगा, क्लियरिटी आ रही है? तो देखो, CO2 की मात्रा घटना, ऑक्सीजन का बढ़ना, ओजोन का बनना, इसका मतलब कि सन का जो पेनिट्रेटिंग बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला, वो कम होता जाएगा। जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर मान लो कि होता होगा 100 डिग्री या 500 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे ओजोन बढ़ेगा टेम्परेचर भी कम होगा। एक रेंज आया होगा जब हम इंसान भी उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि अभी है, धान फिर आ गए। और तीसरा फेज में क्या बोल देंगे इसको हम लोग, अब हमारा जो है अभी प्रेजेंट का सिचुएशन, जिसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93%, 0.93% ऑर्गन है, और 0.034 या 5 CO2 है। यही है, इस तरीके से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बना। आप समझ में आया कि एटमॉस्फेयर आया कहाँ से, क्या प्रोसेस रहा होगा। का मतलब ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें वेरिएशन आज भी संभव है, क्योंकि लगातार हुआ है संभव, बट टाइम इसमें बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, तो हम अपने लाइफ में ऑब्जर्व ना कर पाए। क्या मतलब, पृथ्वी है, इसमें O2 की मात्रा बढ़ रही घट रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, हायर सोलर रेडिएशन, UV रेस आएगा, O2 को ब्रेक कर सकता है, और जो अगला ऑक्सीजन है कंबाइंड करके बना सकता है, O3 बन गया। ठीक है, डन। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर। अब बताओ व्हाट इज एटमॉस्फेयर, जस्ट टेल मी व्हाट इज एटमॉस्फेयर नाउ। द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द सरफेस इज, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, मतलब हमारे जो क्या बोलेंगे उसको, जो गैसेस का एक लेयर है, उसे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, गैसेस का लेयर। उस गैस में क्या क्या है, एंड सो ऑन। देखो तो ये कितना है, कितना हो गया जोड़ने पे, इसका मतलब क्या है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 99% गैस क्या क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सबकी मात्रा न के बराबर है। तो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट किसके अनुसार होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अनुसार होगा। नाइट्रोजन रिएक्टिव है कि अनरिएक्टिव है, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो अनरिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। अच्छा, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, इससे पूछा नहीं आज तक UPSC का, लेवल यहाँ तक नहीं आया है, लेकिन तुम्हारा लेवल में बढ़ा दूँ, तो कोई पूछ दे कि हाउ डू वी नो कि पहले ऑक्सीजन नहीं था या बहुत कम था। एग्जाम्पल लो, मान लो कि ऑक्सीजन नहीं हो, इसको मैं रख दूं बाहर 6 महीने साल भर, में जंग लगेगा, जब ऑक्सीजन नहीं है तो जंग लगेगा।
ऑक्साइड बनेगा ही नहीं इसका। बात समझ में आई? आग लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। उस तरह से जो भी मटेरियल्स हमारे होंगे, जैसे मान लो आयरन, Fe, कहीं पे सिर्फ Fe लिखा है, इज इट ऑक्साइड? नो। जब इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है? Fe+2, Fe+3, फेरस, फेरिक, नाम सुना होगा फेरस फेरिक। अगर पृथ्वी के कुछ उन हिस्सों में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ना पहुंची हो, या जब ऑक्सीजन का निर्माण हुआ उससे पहले उसका निर्माण हो गया हो, तो वहां पे अगर मान लो तुम्हें ये मिल जाए, इससे क्या स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन। सच यही घटना हुई, जैसे आर्कटिक एंटार्क्टिक में जाओगे, जब कई एक किलोमीटर नीचे जाते हैं, वहाँ का जब हम मिनरल्स जो हमें मिल रहे होते हैं, जैसे आयरन मिला हमें, वहाँ पे देखा तो आयरन इस फॉर्म में मिला है, ना कि ये फॉर्म में। क्या समझ में आया इससे? ऑक्सीजन नहीं था। या फिर उसके बाद जब मिला होगा तो उसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा रही होगी, तो एक क्रम विकास हुआ होगा। सो ऑल आर अवेलेबल। अब आप अगर इस लेवल का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, बता सकते हो? किसी बुक में नहीं मिलेगा। रिसर्च भी करने जाओगे तो हो सकता है 6 मिनट तुम्हें लग जाए सब समझने में। बट समझ में आ गया यहाँ पे क्लास में थोड़ी देर में? कैसे बता सकते हो? जैसे कि डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैं सही बता रहा हूँ। एंटार्क्टिका के कुछ रीजन में, कई एक किलोमीटर नीचे वाले रीजन में जब रिसर्च किया गया तो हमें आयरन का इस रूप में मिला हमें। कोई कौन सा? जो उसका प्रिमिटिव फॉर्म है, जिसमें कोई ऑक्साइड उसका नहीं बना है, ना तो फेरस ना ही फेरिक। ओरिजिनल जो आयरन अयस्क है हमारा उसमें मिला है। ठीक है, डन। तो सारी बातें सिर्फ डिस्कस मत करो, लिखते भी रहो, वरना कहोगे क्या क्या हो गया। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे? तुम पूछो, जिसको पिक्चर लेना लिख लो। बिल्कुल, ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जिनका उम्र कई एक लाख साल है। जरूरी थोड़ी है, कुछ हार्मफुल होंगे कुछ बेनिफिशियल होगा, और हैं भी। उसी के पिघलने से मालूम चल रहा है। और क्या, हम उसको थोड़ी ना आइस को ब्रेक कर रहे हैं। वो दरार हो जा रहा है तो वहां पे फिर रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, ड्रिल भी कर रहे हैं। क्या नहीं इतना? इसका आंसर कर सकते हो, हाउ डिड एटमोसफेयर इवॉल्व? आप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इवॉल्व इन 3 phases. फर्स्ट फेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम वाज देयर। सेकेंड फेज, CO2, H2O, NH3 इमर्ज हुआ, बारिश हुई, ओशन बना। इतना भी कह कर सकते हो। धीरे धीरे CO2 की मात्रा कम होना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना और लाइफ का आना। और तीसरे फेज में आज एक कंडीशन तक पहुंच जाना है। दूसरा आंसर, व्हाट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर इंपॉर्टेंट टू लाइफ एंड हाउ दे आर मेंटेन्ड। हाउ दे आर मेंटेन्ड विल डिस्कस लेटर। बट कौन कौन से हैं लाइफ गिविंग गैसेस? कौन है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन, पेड़ पौधों के लिए लाइफ गिविंग। तीसरा बताओ। वो गैस के रूप में थोड़ी हमें चाहिए होता है। डू यू नीड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? ये बताओ आगे। नेचुरल वेरिएशंस क्या होते हैं, वही तो हमें पढ़ना है। ये समझेंगे, बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आप क्या क्या आंसर कर सकते हो वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ, ये हमने डिस्कस किया था क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आगे स्ट्रक्चर, जैसे सुना है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, पढ़ना है। आगे इंसुलेशन, सूर्य की रोशनी आ रही तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। आगे उसकी वजह से प्रेशर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और ज़्यादा कम होने की वजह से हवाएं मूव करेंगी। विंड, विंड होगा तो क्लाउड बनेगा, फ्रंट बनेंगे, एयर मास होगा, बारिश होगी, साइक्लोन आएगा, एंटी साइक्लोन आएगा, टोर्नाडोज आएंगे। और इस तरीके से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन बनेंगे पृथ्वी पे। यही आपका ओवरऑल है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, आओ आगे। ओरिजिन ऑफ एटमोसफियर, क्या बताया था मैंने? सब पे है एटमोसफियर? ज़्यादातर पे है।
क्या उनका एटमॉस्फेयर इस तरह का है पृथ्वी जैसा? नहीं। या तो बहुत ज़्यादा ही घना है, डेंस है, यहाँ पे हम नहीं रह सकते, या बहुत ही ज़्यादा लाइटर है, थिनर है, वहाँ पे हम लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा क्या है, एकदम एग्जैक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर किसका है? वीनस, शुक्र ग्रह का। उसके डेंस ज़्यादा होने की वजह से, और उसमें क्या है, जैसे हमारे में तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है 99%, इसी तरीके से वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है? वीनस ठंडा है, द हॉटेस्ट, सबसे गर्म है। मैं इसका आंसर अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। कर दूं? आगे वाला आपको सिंपल सी बात है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में जो CO2 का मात्रा है वो मोर देन 95% है, क्या मात्रा? और हमारे यहाँ कितना है? 0.035, आधा परसेंट भी नहीं है। और इतने ही CO2 एमिशन से हम ग्लोबल वार्मिंग चला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और वहाँ पे कितना है? मोर देन 95%। अब बताओ, ये ग्रीन हाउस गैस है ना, अब वहाँ का टेम्परेचर, एंड दैट इज वाई इट इज द हॉटेस्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 95% CO2 इन इट्स एटमॉस्फेयर। अब आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? क्योंकि उसके वातावरण में CO2 की मात्रा 95% से भी ज़्यादा है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, मरकरी क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ के बिल्कुल पास है। अगर अर्थ कह रहा हूँ, सन के बिल्कुल पास है, अगर ये सूरज है मान लो, ये मरकरी बिल्कुल पास में, तो हीट तो काफ़ी मिल रहा है यहाँ पे, ये गर्म हो जाना चाहिए था। गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि ये इतना पास है कि इसके ग्रेविटेशन के सामने इसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है। जो भी हवाएं हैं ना, ये इसके अर्थ के मतलब मरकरी के आसपास रहने के बजाय सब कहाँ चली जाती हैं? और एटमॉस्फेयर ना हो, यू कैन नॉट फील ए टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल बताऊं, अभी हम लोग पढ़ेंगे जहाँ हवा हो ही ना, आपको हवा कन्वे कौन करता है, महसूस कब होता है? जब एयर पार्टिकल्स गर्म होकर आपको टच करती हैं। तो टच ना करे तो आपको गर्मी चाहे 1200 डिग्री सेल्सियस हो, हवा है ही नहीं। आप मस्त एंजॉय करो, जैसे कि आयनोस्फेयर, जब जाओगे आयन मंडल में, वहाँ का टेम्परेचर करीब 1200 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन कोई फील नहीं होता वहाँ पे। और ज़्यादातर हमारे सेटेलाइट्स कहाँ होते हैं? वहीं होते हैं। कोई इतना 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन हमें फील नहीं हुआ, क्योंकि हवा ही नहीं है। एक आके टकराई, पता नहीं कि दूसरा कब आके टकराएगी, क्योंकि ज़्यादातर हवाएं कहाँ पे हैं? अर्थ के बिल्कुल करीब, ग्रेविटेशन की वजह से। जैसे जैसे दूर जाओगे, ग्रेविटेशन कम, और हवाएं हल्की मिलेंगी ऊपर, कम मिलेंगी ऊपर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो चुका आपका। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, दैट इज ट्रू। बट देयर इज अनदर टॉपिक कॉल्ड इंसोलेशन, हीट बजट, के बाद पढ़ना है। अब कहो तो मैं भी समझा दूँ। ग्रीन हाउस गैस पढ़नी है, समझ में आ गया? आगे स्टेज 1 जो मैंने बताई थी, बात है एज इट इज। ओ एम जी, कैसे आ गया? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था। मैंने हिंदी मैंने हिंदी में बनाया था इसको, मतलब दूसरा फाइल खुल गया क्या? ये काम करो, तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ठीक है? हिंदी वाले अलग, इंग्लिश वाले अलग। उस ग्रुप में मैसेज कर देना कौन सा छूट गया, मैं वही भेज दूंगा। आराम से सबको मिल जाएगा। अब एक एक को कई सारे मैसेज आए हुए हैं मेरे पास भेजने के लिए। और सुबह में आता है मैसेज, शाम को जब घर जाता हूँ तो 100 ऊपर तक मैसेज आ चुके होते हैं। इतना टाइम नहीं होता जाके नीचे स्क्रॉल कर देखा जाए किसका क्या आया। और कुछ लोग तो ऐसे ही भेज देते हैं मैसेज, सर ये भेज दो, अपना नाम लिख दो, कौन सा संस्थान से वो लिख दो, मैं एक ही जगह थोड़ी मुझे क्या पता होता है किसको क्या देना है? ठीक है।
ये नोट कल कर लेना, कोई बात नहीं। समझ में आ गया इतना कि क्या समझ में आया? 3 फेज। देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। फेज 2 में क्या है? H2O CO2 NH3। 3 में ये सारा आ चुका। हाँ, पृथ्वी ऐसा हो गया। ठीक है, ये कल सिर्फ आप नोट करोगे। मैंने बताई थी ना ओशन सरफेस पे ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी बना सबसे पहले, कुछ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक चाहो तो लिख लो, उसी में सबसे पहले बना। ये सब ये कल मैं आपको हिंदी में भी दे दूंगा और इंग्लिश में भी। कल पिक्चर ले लेना इसका। समझ में आया यहाँ तक? वो सारी कहानी। अब आया व्हाट इज एटमोसफेयर। द ब्लैंकेट ऑफ लेयर ऑफ एयर दैट यू नो। इसके बाद अब इसी लेयर को इनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, इनके गुण धर्म के हिसाब से हम लोग इनको अलग अलग लेयर में बांट लेंगे। लेकिन इतना होने के लिए यहाँ तक आपका कमांड रहना चाहिए। आई डू नॉट नीड टू रिपीट अगेन द इवोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर। तो सीधा एटमोसफेयर पढ़ाते हैं कि देखो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उसे क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर। और सीधा जाते हैं उसके लेयर्स पे और आप पढ़ते हो। लेकिन कभी कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जब पता ही नहीं कि आया कैसे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा 15% होती तो हमारा लाइफ कैसा होता? मात्र 15% होता तो जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि खाना बनाना मुश्किल हो जाता। जो फ्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा तो उसमें आग लगेगी। मेरी बात समझ में आई? नहीं, ये ऐसा कुछ थोड़ी है कि इस क्लासरूम से अगर हमने 5% ऑक्सीजन निकाल लिया बाहर तो CO2 पैदा हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो? सिंपल सी बात है, जो है वो है मार्केट, मतलब इन एटमोसफेयर में। बढ़ जाए किसी सोर्स से, बढ़ सकता है, घट भी सकता है, वो भी घट जाए, हो सकता है घट जाए उसके रेशियो में। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आर्टिफिशियल इमेजिनरी क्वेश्चन, कि मान लो कि ऑक्सीजन की मात्रा 15% हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हमारा ऑक्सीजन की मात्रा 25% हो जाए तो क्या होगा? ये सुना है, वो पानी में आग लगा देता है। कहावत, पानी में आग लगाना, वाकई पानी में आग लग जाएगी। अगर 25% ऑक्सीजन हो जाए तो है कितना अभी? 21%। की बात समझ में आई? अच्छा, बाइक चलाना आसान होगा कि नहीं? मतलब जो बहुत, जिसमें हल्का सा भी हाइड्रोकार्बन होगा वो आग लग जाएगा उसमें। यू कैन यूज इट एज अ पेट्रोल। लेकिन हो सकता है कि बाइक में भी आग लग जाए। हो सकता है तो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा जाए तो क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। बैलेंस। लास्ट में क्वेश्चन था ना कि हाउ अर्थ मेंटेन्स इट बैलेंस। बैलेंस क्या? एटमॉस्फेरिक गैसेस का। 78% लगभग बना हुआ है, 21% बना हुआ है। लेकिन इसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं? CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसी के बढ़ने से क्या हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, एक वो जो फिक्स है हमेशा, दूसरा वो जो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे हवा में पानी की मात्रा और समुद्र के किनारे हवा में पानी की मात्रा, H2O वाटर वेपर, वहाँ ज़्यादा यहाँ कम। इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो वेरिएबल हैं, डिपेंड करती हैं लोकेशन पे, ज़्यादा कम हो सकता है। और कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कहीं भी चले जाओ, जैसे नाइट्रोजन, पोल पे जाओ, इक्वेटर पे जाओ, सब में 78% ही मिलेगा। ऑक्सीजन 21% ही मिलेगा। लेकिन CO2, इस रूम में अभी धुआं जला दो, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। बात समझ में आए? तो सर्टेन गैसेस आर देयर विच आर वेरिएबल इन नेचर, सर्टेन आर फिक्स्ड अमाउंट। जैसे डस्ट पार्टिकल, रोड के किनारे ज़्यादा, कमरे में कम। ध्यान रखना, इन सब का इम्पैक्ट है। आपको एक मैं होमवर्क देना चाह रहा हूँ, ये तो मैं कल नोट करा दूंगा, आपको दे दूंगा सारा। होमवर्क एक है मेरा कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे जितने भी गैसेस हैं, जैसे ओजोन भी है, CO2 भी है, O2 भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उन सब के बारे में NCERT में दिया हुआ है कि उनका रेलेवेंस क्या है, वो क्या करते हैं, उनको पढ़ के आना है। पढ़ लोगे पक्का? चलो फिर मिलते हैं कल।
समझ में आई? दूसरे में क्या है कि किसी को कार में बंद कर दो, किसी को कार में बैठाओ, लॉक कर दो, और उसका सिलेंसर से एक पाइप निकालो और खिड़की से अंदर डाल दो, लॉक कर दो, रात भर छोड़ दो, सुबह निपट जाएगा। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। और क्या निकलता है? अगर जो तुम लोगों ने एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं? बहुत ही कम है लेकिन है कि नहीं? किसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड? सीओ को बोलते हैं, है ना। कैसे पहचानोगे कार्बन मोनोऑक्साइड है? कैसे पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड? कोई भी फ्यूल है, अगर कंप्लीटली कंबस्शन हो जाएगा उसका, तो उसमें से वाइट धुएं निकलते हैं, क्योंकि पूरा उसका कार्बन निकल चुका है, जल चुका है। लेकिन जिसका पूरा जलन अच्छे से नहीं जलेगा वो, तो क्या होगा? ब्लैक धुआं निकलेगा। तो ब्लैक धुआं देखो, कभी गाड़ी के सिलेंडर से निकलता है पीछे, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड से मोर देन 200 टाइम्स खतरनाक होता है। और तुम्हें उसको सूंघने में बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज़ सूंघने में अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि हमेशा वो अच्छी ही हो। वही वही। कड़ा रोटी खाते हो? रोटी या कुछ ऐसा तंदूर रोटी थोड़ा जल जाता है तो और मज़ा आता है खाने में, कई लोगों को ना, कड़क हो जाती है, करारा बोलते हैं जिसको। खाओ और कैंसर को बुलाओ, डायरेक्ट कैंसर होगा। इन सब चीज़ों से कैंसर 5 या 10 सालों में होता है, उस समय नहीं होता। तो बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर जेनेसिस हो सकता है, कार्सिनोजेनिक। जैसे गाय का दूध पीते हो सबका, लेकिन जिन गायों का बछड़ा नहीं होता, इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं? ऑक्सीटोसिन। क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन पता है क्या है? कार्सिनोजन। सब्जी खरीदने जाते हो, जो सब्जी तुम्हें खूब सुडौल दिखे, बड़ा शेप में दिखे, एकदम प्रॉपर, ज़्यादा संभावना है कि वो कार्सिनोजेनिक है। जितना आड़े तिरछे दिखे लोकल वाला सब्जी, वो बेस्ट है। बात समझ में आई? पढ़े लिखो तो कुछ तो फायदा हो। हर वो चीज़ जो दिखने में अच्छी हो, जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो ही। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा है। कार्सिनोजेनिक समझ में आया? कार्सिनोजेनिक समझ में आया? मैं पतला हूँ, मोटा होने के लिए आता है स्टेरॉइड मार्केट में, एडुरा मास, ऐसे कई सारे कैप्सूल्स एंड ऑल स्टेरॉइड्स होते हैं। उसको खाओगे तो मोटे जरूर हो जाओगे, बट वो है कार्सिनोजेनिक, कैंसर हो जाएगा कुछ दिनों बाद। जो प्रोटीन्स लेते हैं जिम में ज़्यादा मसल बनाने के लिए, कुछ क्वालिटी वाइज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्सिनोजेनिक। इसलिए अभी गांव में तो अपने मम्मी डैडी को बता ही देना कि वहाँ से दूध ना ले जिसका बछड़ा ना हो। और जहाँ पे शराबबंदी हो, वहाँ पे भी काम आता है ऑक्सीटोसिन। जब एक गाय या भैंस को मदहोश कर देता है, मदहोशी करना होता है ना दूध निकालने के लिए, अदरवाइज हर बॉडी विल नॉट बी रेडी टू रिलीज द मिल्क। बात समझ में आई? तो ऐसे केसेस में अगर एक ड्रम में 2 ऑक्सीटोसिन की शीशी डाल दी, थोड़े से कुछ और मिला दी, जैसे लगे कि वो शराब ही है, अदरवाइज वो नशा के लिए होता है, बनाया किसी चीज़ का, उसमें मिला दो ऑक्सीटोसिन, नशा हो गया। और गलती से कई बार ऐसा होता है, तुम लोग के खाने पीने में नमक डालते हो, डाला और भूल गए, दोबारा डाल दिया। ऐसा ही शराब बनाने में कई बार हो सकता है कि नहीं? और सुनते हो अक्सर कि 100 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए जहरीली शराब पी करके। वो बेचारे ने थोड़ी ना बनाया जानबूझ कर, गलती से 2 बार डाल दिया था उसने, ज़्यादा हो गया। अब किसी एक ऐसे इंसान के पानी की बोतल में ज़्यादा नहीं, एक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद 2-3 दिन बेचारे उठेंगे नहीं, या से शायद कभी ना उठेंगे। समझ में आई? तो अवेयर रहिए, बचते रहिए, बचाते रहिए। अब मैं जा रहा हूँ, अब आप लोग सोते रहिए। थैंक यू, बाय।